नमस्कार, मैं हूँ रजनीश। तुलनात्मक राजनीति यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की सीरीज का यह 5वां लेक्चर है और आज की चर्चा का विषय है राजनीतिक विकास उपागम। पॉलिटिकल डेवलपमेंट अप्रोच बीए और एमए के सिलेबस में शामिल है। इसके अलावा यह नेट के सिलेबस में भी शामिल किया गया है। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में राजनीति विज्ञान के पेपर के सिलेबस में भी यह एक महत्वपूर्ण भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरे बारे में दिया हुआ है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप इस चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे पहले के लेक्चर सीरीज हो चुके हैं, जैसे पॉलिटिकल थियरी का सीरीज है और इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सीरीज है, उसके लेक्चर्स के वीडियोज़ और उनकी पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत राजनीतिक विकास उपागम, हम इसके पहले 3 उपागमों पर चर्चा कर चुके हैं। राजनीतिक व्यवस्था उपागम, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम और मार्क्सवादी लेनिनवादी उपागम। अब यह राजनीतिक विकास उपागम है। राजनीतिक विकास उपागम की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो जब नए स्वतंत्र देशों का उद्भव हुआ तो उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं पश्चिमी देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं से अलग थी और इस कारण से उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन अलग ढंग से करने की आवश्यकता महसूस हुई। जैसे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में जो नए स्वतंत्र देश थे, इन देशों का अध्ययन किया जाने लगा। लेकिन यह जो अध्ययन था, इस अध्ययन का आधार राजनीतिक व्यवस्था या संरचनाएं नहीं बल्कि इन देशों की राजनीतिक विकास की प्रकृति को बनाया गया। अब राजनीतिक विकास किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उसमें, और राजनीति में उसका क्या असर पड़ रहा है और राजनीति का किस तरह से विकास हो रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन किया गया। अब इन अध्ययन में क्या चीज़ महत्वपूर्ण बातें थी, क्या खोजना था, वह था कि यह देखना कि जो 9 स्वतंत्र देश हैं, इन देशों में राष्ट्रवाद किस तरह से पनप रहा है। आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि जैसे भारत है, पाकिस्तान या एशिया के अन्य जो देश हैं जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात स्वतंत्र हुए हैं, अथवा अफ्रीका के देश, लैटिन अमेरिका के देश, तो उन देशों में राष्ट्रवाद की प्रकृति क्या रही है। जैसे भारत में राष्ट्रवाद स्वतंत्रता आंदोलन से प्रारंभ होता है और ऐसी स्थिति में यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं से अलग होगी, जहाँ पर कि राष्ट्रवाद का उद्भव धर्म से हो सकता है अथवा राष्ट्रवाद का उद्भव वहाँ की जातीय नस्लीय परंपरा से या जातीय नस्लीय विशेषताओं से हो सकता है। तो बताने की जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 स्वतंत्र देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं थीं, उनकी अलग अलग विशेषताएं थीं जो कि राजनीतिक विकास को प्रभावित कर रही थीं और उनके आधार पर अध्ययन होना शुरू हुआ। तो पहला तो यही आधार है कि राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसा है। दूसरा है कि जो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्तर पर इन देशों के सामने कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं, इनके बारे में भी अध्ययन करना शुरू किया गया। यह अध्ययन करना शुरू किया गया कि ये जो 9 स्वतंत्र देश हैं, इनके सामने किस तरह की राजनीतिक परेशानियां होती हैं, क्योंकि इनकी राजनीतिक संस्थाएं नई नई हैं और आर्थिक रूप से यह बहुत मजबूत नहीं है, सांस्कृतिक रूप से यह परंपरागत आधार को मानती हैं, जैसे भारत को देखिए आप। तो इनके सामने क्या नई तरह की परेशानियां होंगी, तो इसका अध्ययन करना शुरू किया गया। इसके अलावा राजनीतिक विकास में धर्म का, सेना का अथवा नौकरशाही की क्या भूमिका रही है। कुछ देशों में धर्म ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जैसे आप मध्य एशिया के देशों को देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ देशों में सेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राजनीतिक विकास को ज़्यादातर लोकतांत्रिक संस्थाओं की जगह सेना के अधीन ही राजनीतिक विकास हुआ, या कि सेना के अधीन ही राज्य सत्ता रही हमेशा। और कुछ देशों में इसे नौकरशाही के द्वारा लागू किया गया। राजनीतिक विकास जो हुआ वह नौकरशाही के अधीन रही, कुछ लोकतांत्रिक तरीके से और कुछ अलोकतांत्रिक तरीकों से भी। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की राजनीतिक विकास के स्वरूप को देखा गया। इसके अलावा इन देशों में संवैधानिक लोकतंत्र की क्या स्थिति है, क्या यह मजबूत है। तो ज़्यादातर देशों में देखा गया कि जो संवैधानिक लोकतंत्र है वह धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, क्योंकि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वह अपना जो आधार है वह जनता में ज़्यादा गहराई से नहीं जमा पाई हैं। जैसे भारत में ही देखिए, लगातार चुनावों में जो शुरुआती दौर रहा है भारत का,
तो लगातार चुनावों में जो लोकतांत्रिक स्वरूप रहा है चुनावों का, वह उतना व्यापक नहीं रहा है जितना अभी देखने को मिलता है। बीच में इमरजेंसी का भी आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, जो कि एक तरह से संवैधानिक लोकतंत्र के हनन की जैसी स्थिति उत्पन्न करता है या उसको बताता है। इसके अलावा राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक चलन और व्यक्तिगत व्यवहार की भूमिका को भी देखना या अध्ययन करना इसमें महत्वपूर्ण कार्य किया गया। राजनीतिक चलन मतलब कि प्रत्येक देश की जो राजनीतिक परंपरा रही है, जैसे कुछ देशों में धार्मिक सत्ता को महत्वपूर्ण मानते हैं, तो वहाँ नव स्वतंत्र होने पर या लोकतंत्र लागू होने के बाद भी धार्मिक सत्ता उसी तरह से महत्वपूर्ण बनी रही। कुछ देशों में व्यक्तिगत व्यवहार का ज़्यादा असर रहा, जैसे स्वतंत्र भारत में नेहरू जब तक जिंदा रहे तब तक राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक विकास नेहरू के व्यक्तिगत व्यक्तित्व से काफ़ी प्रभावित रही। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक परंपरा है या राजनीतिक चलन है और व्यक्तिगत व्यवहार है, उसकी भी राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और आर्थिक पिछड़ेपन की जो असर है, वह राजनीति की किस तरह से प्रकृति को बदल रहा है या राजनीति को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। तो जिन देशों में आर्थिक पिछड़ापन ज़्यादा था, अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए सक्षम नहीं थे, उन देशों के साथ राजनीतिक विकास भी बाधित हो रहा था। वहाँ पर राजनीतिक विकास की प्रकृति अलग है उन देशों की अपेक्षा जहाँ पर आर्थिक पिछड़ापन नहीं है। तो अब आप धीरे धीरे समझ रहे होंगे कि नए स्वतंत्र हुए देश, चाहे वो अफ्रीका के हों, लैटिन अमेरिका के हों, एशिया के हों, इन देशों में राजनीतिक विकास एक महत्वपूर्ण मानक रहा है, जिसके आधार पर इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना की जा रही थी। और इस तुलना के दौरान कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन हुए। क्या अध्ययन हुए? जैसे यह प्रमुख विद्वानों के नाम यहाँ पर आपके सामने दिए हुए हैं और उसके सामने उन देशों के नाम दिए हुए हैं। जैसे कोलमैन के द्वारा नाइजीरिया का अध्ययन किया गया, रिगिन्स के द्वारा श्रीलंका का, बिंडर के द्वारा पाकिस्तान का, फीथ के द्वारा इंडोनेशिया का, लुसियन पाई के द्वारा बर्मा का और वीनर के द्वारा भारत का, एप्टर के द्वारा घाना की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जितने भी देश हैं यह विकासशील देश हैं, नव स्वतंत्र देश हैं और इनके राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करके यह कुछ निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया गया कि यह पश्चिमी देशों की तुलना में किस तरह से अलग हैं और अगर अलग हैं तो उनका क्या कारण है और उन पर किन महत्वपूर्ण बातों का प्रभाव पड़ा है जिससे इन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग हैं। अब इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को अलग अलग अध्ययन किया गया, किंतु इनके बीच एक सामान्यीकरण, एक जनरलाइजेशन की आवश्यकता थी और उस जनरलाइजेशन के लिए एक राजनीतिक विकास उपागम की आवश्यकता पड़ी। और इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास उपागम की उत्पत्ति हुई। तो सामान्य रूप से आपको समझ में आया होगा कि पहले एक ऐतिहासिक क्रम में देखा जाए इसे, तो पहले कुछ नव स्वतंत्र देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाने लगा। उस अध्ययन में राजनीतिक विकास को महत्व दिया गया और इस तरह से इन अध्ययनों के आपसी तुलना और जनरलाइजेशन के लिए राजनीतिक विकास उपागम की उत्पत्ति हुई। अब राजनीतिक विकास उपागम में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। पहली बात तो यह कि राजनीतिक विकास के बारे में दो दृष्टिकोण हैं। पहला यह कि राजनीतिक विकास एक मार्गीय दृष्टिकोण है। यह सामान्य रूप से बहुत दिनों तक प्रचलित रहा और पश्चिमी विद्वानों ने इसका पोषण किया। जैसे यह मानना कि राजनीति के विकास का एक ही मार्ग है, वह मार्ग जो कि पश्चिमी देशों ने अपनाया है। सामान्यतया जब आप देखते हैं तो प्रत्येक व्यवस्था राजनीतिक विकास से पहले, राजनीतिक और आर्थिक विकास दोनों को आप अगर साथ लेके चलेंगे तो देखेंगे कि प्रत्येक व्यवस्था पहले कृषि प्रधान होती है, उसके बाद उसमें धीरे धीरे सामंती व्यवस्था, जमींदारी सिस्टम आता है, फिर धीरे धीरे पूंजीवादी सिस्टम आता है, अर्थात उनमें औद्योगिकरण आ जाता है। औद्योगिकरण के बाद औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण के पश्चात वह व्यवस्था कृषि प्रधान से औद्योगिक प्रधान हो जाती है और विकासशील से विकसित हो जाती है। अब इसी को राजनीतिक संदर्भ में देखिए तो पहले वह परंपरागत रूप से रहती है, राजसत्ता का शासन रहता है, धीरे धीरे वह राजसत्ता से बदल करके लोकतांत्रिक हो जाती है। तो इस तरह से राजनीतिक विकास का ये मार्ग उन्होंने बताया।
पश्चिमी विद्वानों ने कि राजनीतिक विकास का पहली, यहाँ पर 3 शर्तें उन्होंने बताई। पहली बात क्या कि राजनीतिक विकास का एक ही मार्ग है। कौन सा मार्ग? जिस पर से पश्चिमी देश चले हैं। दूसरा, सभी राष्ट्र उसी मार्ग से होते हैं, उसी मार्ग पर चलते हैं। जैसे पश्चिमी देशों में पहले कृषि व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक पहुँचे, औद्योगिकरण तक पहुँचे और राजतंत्र से लोकतंत्र तक पहुँचे, उसी तरह से सभी देशों को एक ही आदर्श है उनके सामने, पश्चिमी देशों का आदर्श, और उसी आदर्श को फॉलो करते हुए उन्हें उस अवस्था तक पहुँचना है। तो यहाँ पर 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो ये कि पश्चिमी देशों के या पश्चिमी विद्वानों ने बताया कि राजनीतिक विकास का एक ही मार्ग है। दूसरा, सभी राष्ट्र उसी मार्ग पर भिन्न भिन्न अवस्था में हैं। और तीसरा, विकासशील राष्ट्रों के सामने विकसित राष्ट्रों का आदर्श है। विकासशील राष्ट्र कौन से हुए? लैटिन अमेरिका के देश, अफ्रीका के देश, एशिया के देश। इन देशों के सामने विकसित जो राष्ट्र हैं, विशेष करके पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो देश हैं, इन देशों का एक आदर्श प्रस्तुत किया गया कि यह आदर्श ही, यह लोकतांत्रिक संस्थाएं या औद्योगिकरण ही एक आदर्श है और प्रत्येक राष्ट्र को इसी दिशा में मुड़ना है। इनका यह भी मानना था कि जो भी राष्ट्र अभी जिस अवस्था में है वह उसी दिशा में प्रयासरत हैं। पश्चिमी राष्ट्रों का अनुकरण करने के दौरान वह अलग अलग भिन्न भिन्न अवस्थाओं में है। जैसे भारत अलग अवस्था में है तो नेपाल अलग अवस्था में है, पाकिस्तान, लेकिन सबका अंतिम उद्देश्य, अंतिम लक्ष्य कौन सा है? वही पश्चिम राष्ट्रों का आदर्श है। तो यह तो एक पहली बात हो गई, यानी एक मार्गी विकास का, राजनीतिक विकास का एक मार्गी दृष्टिकोण। दूसरा है कि राजनीतिक विकास का बहुमार्गी दृष्टिकोण। बाद में कुछ विद्वानों ने यह बताया कि जो राजनीतिक विकास है वह आवश्यक नहीं कि पश्चिमी देशों के अनुकरण पर ही आधारित हो, अर्थात उसका दूसरा मार्ग या कई सारे मार्ग हो सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में राजनीतिक विकास के बहुमार्गी दृष्टिकोण की बात हुई, यानी राजनीतिक विकास कई दिशाओं से और कई मार्गों से हो सकता है। अब राजनीतिक विकास है क्या, इसे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूप से परिभाषित किया है। जैसे यहाँ पर विद्वानों के नाम मैंने कोष्टक में कर दिए हैं, इससे आपको आसानी होगी। कुछ लोगों का मानना है कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है। यह कौन लोग हैं? इनमें महत्वपूर्ण विद्वान हैं स्पर्ट, इमर्सन, लिपसेट, कोलमैन और कटराइट। इन लोगों का यह मानना है। आपको विद्वानों का नाम महत्वपूर्ण रूप से तब याद करना पड़ेगा जब आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए यह तैयारी कर रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए मतलब कि अगर आप नेट जेआरएफ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन विद्वानों का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो स्पर्ट, इमर्सन, लिपसेट, कोलमैन और कटराइट, इन लोगों का मानना था कि राजनीतिक विकास आर्थिक विकास की राजनीतिक पूर्व शर्त है, अर्थात उन्हीं देशों में आर्थिक विकास हो सकता है जहां पर राजनीतिक विकास हुआ हो, अर्थात राजनीतिक संस्थाओं की जो सुदृढ़ता है, राजनीतिक संस्थाओं का जो आधार है, वही आर्थिक विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, रास्ता तैयार करता है। तो इन लोगों का यह मानना था कि राजनीतिक विकास अगर सही होगा तो आर्थिक विकास भी सही होगा। वह आर्थिक विकास के पहले की शर्त, महत्वपूर्ण शर्त के रूप में उन्होंने राजनीतिक विकास को माना है। दूसरे वो लोग हैं जिसमें कि रोस्टोव महत्वपूर्ण है। रोस्टोव का क्या मानना था कि राजनीतिक विकास औद्योगिक समाजों की एक विशेष राजनीति के रूप में उन्होंने राजनीतिक विकास को माना। अब यहाँ पर यह जो महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने भी पहले की ही तरह आर्थिक विकास को महत्वपूर्ण माना। उन्होंने माना कि औद्योगिक समाजों की एक विशेष राजनीति होती है, अर्थात औद्योगिक समाजों की राजनीति गैर औद्योगिक समाजों से अलग होती है और उसकी अपनी विशेषता होती है, और यह जो विशेष प्रकार की औद्योगिक समाजों की राजनीति है वही राजनीतिक विकास है। वास्तव में इसे आप अगर सतही तौर पे देखेंगे तो है आपको सही भी दिखेगा, क्योंकि जिन देशों में औद्योगिक विकास तेजी से हुआ है उन देशों की राजनीतिक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। किंतु यह तो वही प्रश्न हुआ कि पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा, पहले राजनीतिक विकास सही हुआ और उससे आर्थिक विकास सुधरा, या फिर पहले आर्थिक विकास आया और उससे राजनीतिक विकास सुधरा। तो इस प्रश्न पर जाने की आवश्यकता नहीं है।
पर इन दोनों तरह के दृष्टिकोणों ने इसी बात पर महत्व दिया, इसी बात पर जोर दिया कि राजनीतिक विकास और औद्योगिक विकास या आर्थिक विकास एक दूसरे से जुड़े हैं और दोनों एक साथ ही रहते हैं। किंतु यह केवल एक पहलू है, इसके अलावा अन्य पहलू भी हैं। जैसे गुन्नार मेडल और लर्नर ने क्या कहा, इनका मानना था कि राजनीतिक विकास राजनीतिक आधुनिकीकरण का दूसरा नाम है। हालांकि इन्होंने भी पूरी बात नहीं कही, लेकिन एक नया इन्होंने दृष्टिकोण दिया कि राजनीतिक विकास हम उसे कहेंगे जो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण हो। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण क्या है? कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जो कि राजनीतिक रूप से विकसित भी होती हैं और आधुनिक भी होती हैं। जैसे अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों को समझ सकते हैं कि वहाँ पर आधुनिकीकरण आ गया है, परंपरागत सोच या परंपरागत व्यवस्था दूर जा चुकी है। इसके साथ साथ उनके यहाँ राजनीतिक विकास भी हुआ है। किंतु आवश्यक नहीं कि उन देशों में जहाँ की आधुनिकीकरण हो वहीं राजनीतिक विकास देखा जाए। कहीं कहीं ऐसा भी देखा जाता है कि राजनीतिक विकास के साथ परंपरागत व्यवस्थाएं भी लागू रहती हैं अथवा आधुनिकीकरण आ जाने के बाद भी राजनीतिक विकास नहीं होता। भारत में आप देख सकते हैं, भारत में राजनीतिक विकास हुआ है किंतु परंपरागत व्यवस्थाएं लागू हैं, यानी आधुनिकीकरण पूरे तरह से लागू नहीं हो पाया है। जबकि आप कुछ मध्य एशिया के देशों को देख सकते हैं जहां की आधुनिकीकरण तो आ गया है किंतु राजनीतिक विकास सीमित है, यानी विकसित नहीं हो पाया है। तो इस तरह से गुन्नार मेडल और लर्नर का दृष्टिकोण भी महत्वपूर्ण तो है किंतु एकांगी है और अधूरा है। इसके बाद बिंडर का आता है, राजनीतिक विकास राष्ट्र राज्य का प्रचालक या संगठक है। इन्होंने भी वही दृष्टिकोण रखा कि जिन देशों में राजनीतिक विकास अधिक देखने को मिलता है उन देशों को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि वहाँ राष्ट्रवाद की भावना भी देखने को मिलती है, यानी उन देशों ने अपने आप को राष्ट्र राज्य के रूप में, नेशन स्टेट के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है, स्थापित कर लिया है। तो बिंडर को भी यह एक भ्रम हो गया कि राष्ट्रवाद और राजनीतिक विकास का आपसी संबंध है। यह संबंध महत्वपूर्ण है किंतु इतना महत्वपूर्ण नहीं कि राष्ट्रवाद को ही राजनीतिक विकास का मुख्य आधार मान लिया जाए। संभव है कि कुछ ऐसे भी देश हैं जहां राष्ट्रवाद बाद में आया, राजनीतिक विकास पहले। अब इसके बाद से रिक्स का यहाँ पर एक दृष्टिकोण है। रिक्स का मानना है कि राजनीतिक विकास प्रशासकीय और कानूनी विकास के साथ होता है। इन लोगों ने, रिक्स और उनके साथ के लोगों ने यह माना कि जो कानूनी और प्रशासकीय विकास होता है वह राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण आधार माना जा सकता है। अर्थात जिन देशों में प्रशासकीय विकास हुआ है, कानूनी विकास हुआ है, नौकरशाही स्थापित हो चुकी है, नौकरशाही की आज्ञा पालन की व्यवस्था लागू हो चुकी है, उसे वैधता प्राप्त है, उन देशों में राजनीतिक विकास ज़्यादा माना जा सकता है। किंतु यह भी एक ही पक्ष है। अब आपको लग रहा होगा कि प्रत्येक बात जो हम बता रहे हैं राजनीतिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता या अर्थ के रूप में, वह एक पक्षी क्यों है। तो अंतिम में हम आपको बताएंगे कि वास्तव में राजनीतिक विकास इनमें से कोई एक नहीं बल्कि इन सब का मिला जुला स्वरूप है। दो और बचे हुए हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। डायस और फॉल्स का मानना है कि राजनीतिक विकास जनसंचार और जन सहभागिता पर आधारित है, यानी मास कम्युनिकेशन जो है और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जनता का, इन दोनों के आधार पर राजनीतिक विकास की गणना या तुलना हम कर सकते हैं। जिन देशों में मास कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा उन देशों में ज़्यादा राजनीतिक विकास माना जाएगा और जन सहभागिता जहाँ ज़्यादा होगी वहाँ ज़्यादा राजनीतिक विकास माना जाएगा। तो इस तरह से डायस और फॉल्स ने राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण किसे माना? उन्होंने माना मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। इसके अलावा आमंड और कोलमैन ने माना कि राजनीतिक विकास का संबंध लोकतंत्र से, अर्थात जिन देशों में लोकतंत्र है, जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं में लोकतंत्र की स्थापना है, वह राजनीतिक रूप से विकसित हैं। इसके अलावा साम्यवादी और तानाशाही व्यवस्था के जो समर्थक होते हैं या जो विचारक होते हैं, उन लोगों का मानना है
कि राजनीतिक विकास का मतलब होता है स्थायित्व, क्योंकि वह तानाशाही के समर्थक हैं तो वह स्थायित्व को ही प्रमोट करेंगे, क्रांति और परिवर्तन का विरोध करेंगे। तो उनका मानना है कि क्रांति और परिवर्तन नहीं बल्कि स्थायित्व ही राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण ये लक्षण है, और व्यवस्थित परिवर्तन यानी धीरे धीरे परिवर्तन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना है। तो आप इस तरह से देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने राजनीतिक विकास की अलग अलग परिभाषा दी है। वास्तव में इन सब परिभाषाओं ने या इन सब अर्थों ने राजनीतिक विकास के किसी एक एक पार्ट को छुआ है, और इस कारण से अगर इन सबको इकट्ठा कर दिया जाए तब राजनीतिक विकास के बारे में हम महत्वपूर्ण अर्थ या इसके संपूर्ण तत्व को जान पाएंगे। अब यहाँ पर लुसियन पाई के बारे में हम बताते हैं। लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास के 3 स्तर को समझा है, और उन 3 स्तरों को उन्होंने कैसे बताया है वह हम बताते हैं। अलग अलग स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन अगर आपको देखने को मिले तब आप समझ सकते हैं कि इन व्यवस्थाओं में, राजनीतिक व्यवस्थाओं में विकास हुआ है। क्या? पहला है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में। लुसियन पाई का मानना है संपूर्ण जनसंख्या के संदर्भ में कुछ परिवर्तन हो तो क्या परिवर्तन वो हो सकता है? वह परिवर्तन यह हो सकता है कि जनता जो है वह पहले नौकरशाही की आज्ञा पालन करने की आदी होती है, और नौकरशाही की आज्ञा पालन या राजाओं महाराजाओं की आज्ञा पालन करने की आदी होती है। जैसे जैसे राजनीतिक विकास होता जाता है तो जनता यानी जनसंख्या जो है वह नौकरशाही की आज्ञा पालन की जगह सहभागिता की ओर जाती है। वह आज्ञा पालन की जगह सहभागिता की ओर जाती है, और जनसंख्या का राजनीति में रुझान बढ़ जाता है, उसका राजनीति में जागरूकता बढ़ जाती है, जनता ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है, राजनीतिक कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहती है, और राजनीतिक कार्यों पर जो महत्वपूर्ण प्रतिबंध हैं नौकरशाही के ऊपर या राजसत्ता के ऊपर वह स्थापित करती है। तो अगर यह प्रक्रिया चल रही है तो इस प्रक्रिया को आप राजनीतिक विकास का महत्वपूर्ण एक तत्व मान सकते हैं, एक महत्वपूर्ण निर्देशक तत्व मान सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर राजनीतिक विकास हो रहा है इस व्यवस्था में। तो पहला क्या है? संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में इसे इन्होंने लुसियन पाई ने समानता कहा है, यानी समानता अगर आपको दिख रही है जनता में तो यह राजनीतिक विकास का एक लक्षण है। दूसरा क्या है? शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर। सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन, इसका मतलब यह हुआ कि जनता जो मांग करती है, प्रस्तुत करती है, उन मांगों को पूरा करने के लिए राजनीतिक व्यवस्था सक्षम है या नहीं। अगर वह सक्षम है तो वह राजनीतिक विकास वहाँ पर स्थापित है या राजनीतिक विकास हो रहा है। तो इस तरह से राजनीतिक विकास का जो दूसरा इन्होंने लक्षण माना या स्तर माना वह है शासकीय और सामान्य व्यवस्थाई निष्पादन के स्तर पर अगर सरकार की जो व्यवस्था है वह सामान्य निष्पादन करती है, यानी जनता की मांगों को पूरा करती है और वह यह करने में सक्षम है, तो वहाँ पर राजनीतिक विकास के लक्षण देखे जा सकते हैं। इसे इन्होंने क्षमता कहा है, यानी राजनीतिक व्यवस्था कितनी सक्षम है या उसकी कितनी क्षमता है। तीसरा है विभिन्नीकरण। विभिन्नीकरण यानी राजनीतिक संगठक के संदर्भ में। अब यहाँ पर इसका यह मतलब हुआ कि जो भी राजनीतिक संरचनाएं हैं उनमें विशेष काम को करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं हैं या नहीं। अर्थात न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका, कार्यपालन के लिए कार्यपालिका, कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका, कानून को लागू करने के लिए दंड के रूप में पुलिस, सुरक्षा के लिए सेना, प्रशासन के लिए नौकरशाही। तो अर्थात प्रत्येक कार्य के लिए विशेष कार्य के लिए विशेष संरचनाएं हैं या नहीं। अगर हैं तो वह राजनीतिक व्यवस्था विकास की ओर अग्रसर है। तो इस तरह से इन्होंने इसे 3 तरह से माना। समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण, यह 3 महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिनके आधार पर राजनीतिक विकास का अध्ययन या राजनीतिक विकास के महत्वपूर्ण विशेषताओं को लुसियन पाई ने बताया। अब राजनीतिक विकास की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास की विशेषताएं बताई, वह भी लुसियन पाई से मिलती जुलती हैं। जैसे इन्होंने भूमिका विभिन्नीकरण की बात की। भूमिका विभिन्नीकरण का मतलब वही होता है कि प्रत्येक कार्यों को करने के लिए यानी भूमिकाओं के निर्वहन के लिए जो संरचनाएं हैं वह संरचनाएं विशेष रूप से अलग अलग हैं या नहीं। जैसे कानून बनाने के लिए व्यवस्थापिका,
कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका और न्याय प्रदान करने के लिए न्यायपालिका, नौकरशाही अपने काम के लिए, सेना और पुलिस अपने काम के लिए, जो जितनी भी कार्य हैं, जितनी भी भूमिकाएं हैं, उन कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के संरचनाएं हैं अथवा नहीं। दूसरा है व्यवस्था की स्वायत्तता, यानी जो व्यवस्था की क्षमता है, और लौकिकीकरण यानी जनता का उसमें विश्वास। तो इस तरह से आमंड और पावेल ने भी राजनीतिक विकास की वही विशेषताएं बताई जो लुसियन पाई ने बताई। इनके शब्द अलग हैं, बाकी बातें इन्होंने भी वही कही हैं। तीसरा एक और हम देख लेते हैं कि रिक्स ने भी इसी तरह की जो लुसियन पाई की ने जो व्यवस्था बताई थी, यानी समता, समानता, क्षमता और विभिन्नीकरण की, उसी के आधार पर रिक्स ने भी बताया। उन्होंने बताया कि जितनी अधिक संरचनात्मक विभिन्नीकरण एवं विशेषीकरण होगा, उतना ही समस्याओं का समाधान करने और लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी। ठीक, तो इन्होंने मुख्य रूप से यह बताया कि जितना ज़्यादा संरचनाओं में विभिन्नीकरण होगा और विशेषीकरण होगा, यानी प्रत्येक कार्य को करने के लिए अलग अलग संरचनाएं उपलब्ध होंगी, उतनी ज़्यादा समस्याओं को समाधान करने में आसानी होगी। जैसे आप सामान्य रूप से समझिए, पहले क्या होता था कि न्याय प्रदान करने के लिए केवल एक ही संस्था है, वह है न्यायपालिका यानी कोर्ट। आपके गांव की कचहरी, गांव के न्यायालय से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पूरी एक व्यवस्था न्याय प्रदान करने के लिए है। किंतु इसमें आपको न्याय प्राप्त करने में धीरे धीरे परेशानी होने लगी, तो विभिन्नीकरण या विशेषीकरण बढ़ने लगा। कैसे? उपभोक्ताओं के लिए अलग न्यायालय, उपभोक्ता न्यायालय बना दिया गया। बिजली की परेशानियों के लिए आपको बिजली का अलग से एक कोर्ट बना दिया गया। रेलवे की परेशानी के लिए रेलवे का मजिस्ट्रेट होता है। बीमा के लिए अलग एक कोर्ट होता है। तो आपके प्रत्येक अलग अलग कार्य के लिए, विशेषीकृत कार्य के लिए एक अलग विशेषीकृत संस्था बना दी गई। तो इस तरह से रिक्स का कहना है कि जितनी संरचनात्मक विभिन्नीकरण और विशेषीकरण होगा, उतनी ज़्यादा समस्याओं को समाप्त करने या उनको समाधान करने और लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन अगर कोई व्यवस्था इसमें किसी एक पक्ष पर ज़्यादा ध्यान देती है, दूसरे पर नहीं, तो वह व्यवस्था विकास फंद यानी डेवलपमेंट ट्रैप में फंस जाती है। अर्थात वह केवल विशेषीकरण, या तो वह समानता पर ध्यान दे, क्षमता को नज़रअंदाज करे, अथवा क्षमता पर ध्यान दे, समानता को नज़रअंदाज करे, तब की स्थिति में वह राजनीतिक व्यवस्था विकास फंद में फंस जाती है, विकास के जाल में फंस जाती है, यानी डेवलपमेंट ट्रैप में फंस जाती है और वह आगे नहीं बढ़ पाती। तो इस तरह से रिक्स ने न केवल राजनीतिक विकास के बारे में बताया, बल्कि राजनीतिक विकास के सामने आने वाली परेशानी और उनसे बचने के बारे में भी रिक्स ने बताया। रिक्स के बारे में काफ़ी कुछ ज़्यादा है, और भी कई सारे विद्वान हैं जिन्होंने राजनीतिक विकास के बारे में चर्चा की, उसके विभिन्न स्तरों के बारे में बताया। जैसे हटिंगटन ने बताया, आर्गेन्स्की ने बताया, लेकिन यहाँ पर हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे। बाद में जब नेट के सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर को दोबारा हम करेंगे, तब हम उसकी चर्चा विशेष रूप से करेंगे। अभी राजनीतिक विकास के बारे में इतनी बातें ही करेंगे। राजनीतिक विकास की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में जान लेते हैं कि राजनीतिक विकास के समक्ष किस तरह की समस्याएं प्रस्तुत होती हैं। पहला है राष्ट्र निर्माण की समस्या, जो राजनीतिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो, सामाजिक निर्माण, आर्थिक निर्माण, और किस तरह से जनता की मांगों को, आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, यानी राष्ट्र निर्माण की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि। जनता से लगातार मांगें आती जाती हैं और जो सरकारी व्यवस्था है वह उसे पूरा करने में सक्षम नहीं होती। तो राष्ट्र के सामने या राजनीतिक व्यवस्था के सामने अपनी क्षमता बढ़ाना सबसे बड़ी समस्या होती है। तीसरा है समानता लाने की समस्या। अब यहाँ पर समानता का सामान्य अर्थ नहीं है कि वह सारे लोग बराबर हैं, बल्कि इसमें बहुत और भी बृहद इसमें दृष्टिकोण छुपा हुआ है। समानता लाने का मतलब हुआ कि जनसंख्या यानी जनता की भागीदारी बढ़े और जनता नौकरशाही पर नियंत्रण रख सके, राजनीतिक व्यवस्था को अपने हाथों में ले सके। कहने का मतलब यह है कि लोकतंत्र का जो वास्तविक स्वरूप है वह देखने को मिले। सहभागिता संभव बनाने की समस्या, यानी ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है जनता का, लोगों का, वह ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। वैधता प्राप्त करने की समस्या, कोई भी राजनीतिक विकास
तभी सही माना जाएगा जब वह वैध भी हो, अर्थात उसे वैधता प्राप्त हो, मान्यता प्राप्त हो। तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। और अंतिम है आधुनिकीकरण की समस्या, अर्थात परंपरागत विचारों से नए विचारों की ओर गमन, विश्वास की जगह तर्क को प्रधानता। यह जो भी आधुनिकीकरण के लक्षण हैं उन सबको लागू करना, समाज में उन सबको स्थान दिलाना, यह भी राजनीतिक विकास की महत्वपूर्ण समस्या के रूप में या महत्वपूर्ण लक्ष्य या आकांक्षा के रूप में देखा जा सकता है। किंतु राजनीतिक विकास की कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं केवल विकासशील देशों में देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि उनको तो यही नहीं पता रहता कि राजनीतिक विकास के मॉडल कौन से अपनाए जाएं। पूंजीवादी मॉडल यानी पश्चिमी यूरोपीय देशों की तरह अपनाया जाए, या समाजवादी मॉडल अपनाया जाए, या मिश्रित मॉडल अपनाया जाए। तो यह तो एक महत्वपूर्ण समस्या है। दूसरा, राजनीतिक स्थायित्व की कमी रहती है। उनके यहाँ राजनीतिक रूप से स्थायित्व नहीं रहता और सरकारें आती जाती रहती हैं, बदलती रहती हैं। फिर संरचनात्मक व्यवस्थाओं की स्थापना की समस्या रहती है कि जो भी संरचनात्मक व्यवस्था है यानी जो संरचनाएं हैं उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। अगर वह स्थापित हो भी गई तो अपने ढंग से कार्य नहीं कर पाती हैं। तो यह भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसके अलावा विकासशील देशों में सबसे जो बड़ी समस्या है वह है कि धीरे धीरे जो राजनीतिक विकास के सहायक अभिकरण होते हैं, जो राजनीतिक दल हैं या हित समूह हैं, दबाव समूह हैं, उनका समुचित रूप से विकास नहीं हो पाता, वह संगठित रूप से उठ नहीं पाते हैं। तो जब तक वह एक संक्रमण काल चल रहा होता है तब तक राजनीतिक व्यवस्था में सारी चीज़ें अस्थिर रहती हैं, सारी चीज़ें घालमेल गड्ढमड्ढ की स्थिति रहती है, जिससे कि राजनीतिक विकास प्रभावित होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है जो बल का घिनौना रूप यानी हिंसा है, वह राजनीतिक विकास यानी विकासशील देशों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हिंसात्मक राजनीति की समस्या राजनीति का लोकतांत्रिक और टॉलरेंस के साथ समाधान करने की जगह वह राजनीति का हिंसात्मक समाधान, राजनीतिक समस्याओं का हिंसा के द्वारा समाधान करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीतिक विकास के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। इसके बारे में भी इन्होंने अपने दृष्टिकोण प्रस्तुत किए, अपने अध्ययन में इन्होंने बताया। फिर राजनीतिक विकास की कुछ उपयोगिता के बारे में हम जान लेते हैं कि राजनीतिक विकास उपागम को हम क्यों पढ़ते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोगिता है वह सबसे अंतिम में दी हुई है। बाकी शुरू में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्थाओं का विवेचन, उनकी तुलना करना, स्पष्टीकरण करना, उनके बारे में भविष्यवाणी करना इत्यादि इस उपागम से आसान हो जाता है। इस उपागम से राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना करने में आसानी होती है, खास करके विकासशील देशों की तुलना करने में ज़्यादा आसानी होती है। इस उपागम से सामान्यीकरण यानी जनरलाइजेशन में भी आसानी होती है। प्रत्येक देश की राजनीतिक व्यवस्था में कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिल जाते हैं जिससे कि उनकी तुलना करना आसान होता है, उनके बारे में भविष्यवाणी करना आसान होता है, उनके बारे में सामान्यीकरण करना जनरलाइजेशन करके और कोई सिद्धांत प्रस्तुत करना आसान होता है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अतीत और भविष्य के संदर्भ में वर्गीकरण करने में भी सहायक होता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के अलग अलग विकास के स्तर होते हैं और उन स्तरों के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। और सबसे अंतिम में जो रिग्स ने बताया है, उनका कहना है कि राजनीतिक विकास की अवधारणा से जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है और क्षेत्रीय अध्ययन का दृष्टिकोण है, दोनों के मध्य तालमेल स्थापित हुआ। व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है कि अब चिंतन की जगह वैज्ञानिक तत्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया। और क्षेत्र अध्ययन का मतलब क्या है कि प्रत्येक क्षेत्र, किसी भी क्षेत्र में जाकर के वहाँ की प्रत्येक बातों के बारे में अध्ययन करना। तो जब राजनीतिक विकास उपागम आया तो उसने इन दोनों के साथ इकट्ठा होकर के और एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे कि विकासशील देशों के बीच या विकासशील देशों के का अध्ययन करना आसान हुआ। तो इस तरह से हमने क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें सीखी। राजनीतिक विकास उपागम के बारे में हमने जाना, इसके अर्थ के बारे में जाना, किस तरह से अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग परिभाषाएं दी, फिर राजनीतिक विकास के सामने क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, राजनीतिक विकास उपागम की क्या उपयोगिता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना। आप इस टॉपिक को पढ़िए और उसके बाद से अगर कोई समस्या होती है, कोई प्रश्न जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप उसे ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। महादेव।